नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं मेंस के पार्ट नंबर 2 की। आज हमने पॉलिटी का सेट उठाया। एक एक सब्जेक्ट पे हम ऐसे डेली सेट उठाने वाले हैं, ठीक है ना। तो कल हमने हिस्ट्री की बात करी थी, आज हम पॉलिटी की बात करेंगे और कुछ बेहतरीन प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज क्या है आपके लिए, जो एक्सप्लेनेशन वाला भाग है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें एड ऑन होंगी इसमें एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। उन एक्सप्लेनेशन वाली चीजों को ना छोड़ें, ठीक है ना। चलिए, जो आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसको साथ के साथ नोट करते हुए चलिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन। देखना, प्रश्न बहुत अच्छा है। सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, अभी 2024 में पूछा गया था 20 जून को। लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और सेक्शन शैल हैव द राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब समस्या इस बात की है कि हमें ये तो पता है कि राइट टू रिलीजन है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित कुछ आर्टिकल है। पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है, और आज हमने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो फंडामेंटल राइट्स के ही उठा रखे हैं, ठीक है ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसे कहा जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्यारे साथियों, ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल्स में आता है? यह आता है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक, है ना। आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28, लेकर के 28 के बीच में आता है, जिसमें से आप सभी लोग जानते हैं कि 25 क्या कहता है। धर्म से संबंधित आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उससे संबंधित क्रियाकलाप कर सकते हो, पूजा अनुष्ठान कर सकते हो, उसको ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो और दूसरे लोगों को अपने धर्म में जोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये सारी बातें बताता है। 26 ये कहता है कि आप रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो। 27 ये कहता है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 28 ये कहता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सारी बातें तो हमको पता है, लेकिन अब इसने रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करने से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा, लेकिन 26 में भी ए बी सी और डी अलग अलग पूछ लिए। हमें 26 पता है कि धार्मिक मामलों को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके भी सारे आर्टिकल्स अलग अलग पूछ लिए। तो आइए प्यारे साथियों, क्या क्या कहते हैं एक एक को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 26 ए क्या कहता है कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मंदिर मस्जिद वगैरह ये सब कुछ बना सकते हो, ये कहता है। दूसरी चीज, 26 का जो बी है वो क्या कहता है कि आप रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो, जो धार्मिक मामले होते हैं उनको मेंटेन कर सकते हो। तीसरी चीज जो होता है वो ये कहता है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो। 26 का सी क्या कहता है कि मूवेबल, जिसे मूव कर सके, चंदा वगैरह इकट्ठा करना है वो सब कर सकते हो। तो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? प्रॉपर्टी ले सकते हो, ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 26 का क्लॉज नंबर सी। और डी क्या कहता है कि ये जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर कर सकते हो, इसको लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर कर सकते हो, इसको लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर कर सकते हो। ये कहता है 26 का डी। 26 के चार क्लॉज हैं, जो है चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या है? सबसे पहला है कि आप इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हो। दूसरा है आप रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन कर सकते हो, मुस्लिम मुक्त बोर्ड हो गया है ना, रामकृष्ण परमहंस वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। तीसरा कहता है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो, चंदा ले सकते हो, जमीन खरीद सकते हो वगैरह वगैरह। और इसके अलावा चौथा वाला जो कहता है 26 का डी, वो ये कहता है कि इस प्रॉपर्टी को जो ली गई है इसको लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो फिलहाल हमसे क्या पूछा था? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पूछा था। इसका मतलब हमारा जो आंसर जाना था वो जाना था 26 का सी। देख रहे हो, बहुत अच्छा प्रश्न था। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं पढ़ा है वो व्यक्ति कर सकता था, तुक्के वाली बात अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन को जानना वाकई में बड़ा जरूरी था और अच्छा प्रश्न था। ऐसे कुछ प्रश्न आपको मेंस में जरूर देखने को मिलेंगे। इसी वजह से हमें हर तरीके के क्वेश्चंस को करना है। कई बार बच्चा ये गलती कर बैठता है, कहता है ये प्री का है, ये मेंस का। अरे प्री या मेंस क्या होता है? अभी ये देखो, ये ग्रेजुएट लेवल का भी जो है पूछा गया था। वो आप कहोगे नहीं सर ये तो प्री लेवल का है। नहीं भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। ये सीएससी लेवल का क्वेश्चन है, प्री लेवल छोड़िए, सीएससी लेवल का है। इसने पर्टिकुलर आर्टिकल के भी क्लॉज में जाकर के पूछ रहा है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले वाले प्रश्न की। दूसरा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एक काम करें, इनको समझने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में बेसिक्स देख लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन गो थ्रू कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये पार्ट नंबर 3 में आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक आते हैं, ये बात भी आप जानते ही हैं। सेकंड चीज आप ये भी जानते हैं कि ये जो पार्ट नंबर 3 है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको कहां से लिया गया है? तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि टेकन फ्रॉम यूएसए।
कहां से लिया गया है? टेकन फ्रॉम यूएसए, इनको यूएसए से लिया गया है। इसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूं, देखिए जहां पर भी राइट्स की बात आती है तो उसको मेग्ना कार्टा से कंपेयर किया जाता है, जो इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा इशू किया गया था। और संविधान में राइट्स कहां पर है? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में। इसीलिए पार्ट 3 को क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा। बहुत बार पूछा गया है प्यारे साथियों ये, मेग्ना कार्टा। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मेग्ना कार्टा? मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पार्ट नंबर 3 को कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जिस समय पर संविधान लागू हुआ था उस समय पर कितने राइट्स थे, तो 1950 में जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय पर 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। फिर क्या हुआ? एक राइट्स हमें बाहर भेजना पड़ा और एक राइट को यहां से कम कर दिया गया, -1 हो गया। -1 होने के बाद एट प्रेजेंट कितने हैं? तो आज हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? आज हमारे पास आपका 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, जो बाहर गया, संविधान में कुछ भी चेंज होता है तो आपका अमेंडमेंट एक्ट से होता है, तो जो ये बाहर गया वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1978 में ये चेंज हुआ। और क्या चेंज हुआ मेरे साथियों? जो आर्टिकल 31 था, जो आर्टिकल नंबर 31 था, जो कहता था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था। लेकिन दिक्कत ये थी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है। फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो गारंटर है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। कौन है? गारंटर है सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे ही कोई उल्लंघन करेगा आप जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाओगे, इनको आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है। तो जैसे कहीं रोड बनाने, कहीं हाईवे बनाने, कहीं स्टेडियम बनाना है, कहीं एयरपोर्ट बनाना है, कहीं नेशनल, भाई दिक्कत ये हो जा रही थी कि अगर किसी एक व्यक्ति को भी जमीन नहीं देनी थी तो उसकी वजह से पंगा होता था। अगर सरकार जबरदस्ती ले ले वो जमीन, उसके बदले मुआवजा दे दे, तो वो व्यक्ति कोर्ट पहुंच जाता था, कोर्ट सरकार को फटकार लगाती थी, क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। समस्या ये हो गई थी। तो इसी वजह से सरकार ने क्या किया, फिर इसको आर्टिकल 31 से उठा करके, इसको आर्टिकल 31 से उठा करके 300A में डाल दिया। नाउ इट्स अ लीगल राइट। आज क्या है, कोई और व्यक्ति तो आपकी जमीन नहीं छीन सकता, लेकिन सरकार को नेशनल इंटरेस्ट में चाहिए होगी तो आपकी जमीन ले सकती है, बदले में आपको दूसरी जमीन या उसका मुआवजा दिया जाएगा, है ना। तो देखा होगा ना, जैसे हाईवे वगैरह निकलते हैं तो उसका मुआवजा फिर सरकार वहां की वैल्यू से ज्यादा दे देती है, क्योंकि आप अपनी इच्छा से जमीन नहीं दे रहे हो, सरकार अपनी इच्छा से ले रही है। इसी वजह से जो मुआवजा मिलता है उस समय जो जमीन के रेट है उससे ज्यादा मिलता है। ठीक है ना, ये बात होगी। सेकंड चीज के गारंटर कौन है फंडामेंटल राइट्स का? तो गारंटर सुप्रीम कोर्ट है, ये बात भी पूछी जाती है। कई बार आपको ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट ना देकर के जुडिशरी दे देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप में जुडिशरी का पार्ट है। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, जो न्याय करने का काम करती है। सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं, है ना, सरकार के 3 ऑर्गन्स है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, जिसे विधायिका कहते हैं। एग्जीक्यूटिव जिसे कार्यपालिका कहते हैं, उसका काम है कानून को लागू करना। और जुडिशरी जिसे न्यायपालिका कहते हैं, उसका काम है कानून को वैलिडिटी चेक करना कानून की, और जो उल्लंघन करता है उसको सजा देना। तो जुडिशरी का ही पार्ट है, इसीलिए कई बार गारंटर में सुप्रीम कोर्ट की बजाय जुडिशरी भी दे देता है। कुछ बेसिक बातें हो गई। आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी हमें देखने को मिल जाएंगे। अब आ जाओ जरा इन बेसिक बातों के बाद क्वेश्चंस की तरफ। ये रहे क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स? मानव तस्करी को रोकता है। आपसे पूछ रहा है वो कौन सा आर्टिकल है जो मानव तस्करी को रोकता है? तो यहां पर 2 आर्टिकल देखने को मिलते हैं आपको। एक फंडामेंटल राइट है हमारा जो कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक फंडामेंटल राइट अभी का बताए थे ना 6, अभी ये जो 6 फंडामेंटल राइट बताए थे इनमें से एक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये क्या है प्यारे साथियों? तो ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें 2 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से? इसमें आते हैं आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। ये दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं 23 को। अगर हम आर्टिकल नंबर 23 की बात करें तो वो बैन करता है, किसको बैन करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को। पहले के समय पर आप सभी को पता ना, इंसानों की भी मंडी लगती थी, पशुओं की तरह बेचा जाता था, गुलाम खरीदे जाते थे, स्लेवरी हुआ करती थी, ये सारी चीजें थी ना। तो वैसे इसी को बोलते हैं मानव तस्करी, जब बेचा जाता है मनुष्य को। तो ये मानव तस्करी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी को बैन करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी को ये आर्टिकल बैन करता है। इसी के तहत मानव तस्करी में ही आ जाता है, चाहे तो बेगार हो। आप सभी को पता है बेगार क्या होता है? कंपल्सरी वर्क विदाउट पेमेंट, उसको बेगार कहते हैं। मम्मी नहीं कहती बेगार के काम में लगा रहता है, अनफ्रूटफुल वर्क जिसका कोई आपको फल ना मिलना हो।
इसके अलावा फोर्स लेबर भी इसी में आ जाता है, बंधुआ मजदूरी, कि आपको पैसा तो मिलेगा लेकिन आप अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहे, जबरदस्ती अगर आपसे काम कराया जा रहा है तो वो फोर्स लेबर है, और फोर्स लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इसी के साथ साथ बच्चों को बेचा जाता है या महिलाओं को बेचा जाता है, जो भी तस्करी होती है वो सारी इसके तहत बैन है। अच्छा, एक और आर्टिकल होता है, ये तो हो गया 23। इसी के साथ साथ एक और आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 24। वो भी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। वो क्या करता है, वो बैन करता है, किस चीज को बैन करता है दोस्तों, वो बैन करता है चाइल्ड लेबर को। किसको बैन करता है, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की मैं बात करूं तो इसे बाल श्रम कहा जाता है। चाइल्ड लेबर की अगर मैं बात करूं तो इसको बाल श्रम कहा जाता है। ये बाल श्रम को बैन करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और फोर्स लेबर और मानव तस्करी, जो भी खरीदा बेचा जाता है उसको। और आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को बैन करता है। ये दोनों आर्टिकल शोषण के विरुद्ध आर्टिकल्स हैं। इन दोनों से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो यही पूछा है उसने, बेगार हो गया या फोर्स लेबर हो गया, इस सबको कौन बैन करता है, 23 बैन करता है। सीधा सीधा आंसर कौन सा हो गया, यही वाला 23 हो गया। अब देखो बाकी और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, देख लेते हैं। अब बाकी और कौन से आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या है, जीने का अधिकार, यहां लिख दूं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। इसमें सारे बेसिक राइट्स आते हैं, नहाने का अधिकार, सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, है ना, आपका सांस लेने का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार इसी में आते हैं। रात को 10 बजे के बाद कोई आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, वो भी तो इसी का उल्लंघन है। आपको फोन कर सकते हो, पुलिस बुला सकते हो, डीजे बंद करा सकते हो, क्योंकि उससे आपकी नींद को खतरा है, नींद से लाइफ को खतरा है, और लाइफ को खतरा है। तो फंडामेंटल राइट है, इसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट लेता है। इसलिए आपने देखा ना, शहर की महफिल का आखिरी गाना रात को 10 बजे बज जाता है ना, 9:55 पे, आज की महफिल का आखिरी गाना आपके सामने प्रस्तुत है। तो राइट टू लाइफ इसी में आ जाता है। और इसी में आता है भैया पर्सनल लिबर्टी भी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। और उसी पर्सनल लिबर्टी के तहत आता है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार क्या होता है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, या फिर उसको निजता का अधिकार कहा जाता है, वो भी इसी में देखने को मिलता है। अब सुना बात को, जैसे निजता का अधिकार है, तो आपके फोन का पासवर्ड कोई भी पूछता है तो वो भी आप नहीं बता सकते, मतलब बताना चाहो बता दो, लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं पूछ सकता आपसे, वो भी राइट टू प्राइवेसी। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, विदेश घूमने जाने का अधिकार भी इसी आर्टिकल के तहत जो है आपको पावर देता है, विदेश घूमने आप जा सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। इसके अलावा आता है 27, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन। किसी भी धर्म पर दूसरे धर्म के रखरखाव के लिए कोई पर्टिकुलर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जैसे पहले के समय जजिया वगैरह लगाए जाते थे, ठीक है ना। इसके अलावा देखो 32, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 32। देखो ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 32 की अगर मैं बात करूं, आंसर तो इसका यही है, आंसर तो यही है। आर्टिकल 32 की अगर मैं बात करता हूं, इसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द, और किसने कहा है वो भी नाम लिख लो यहां पर, किसने कहा है वो भी नाम लिख लो। ये कहा है बी आर अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब। इन्होंने क्या कहा है आर्टिकल 32 को, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आगे ये आएगा तो इसको डिटेल में फिर से डिस्कस करेंगे। संविधान की आत्मा एवं दिल, संविधान की आत्मा एवं दिल। अब यहां पर एक दिक्कत हो गई, आत्मा एवं दिल, और जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको ज्यादा हो गई, जो मेंस वाले हैं उनको तो पता ही होगा, पढ़ाई होगा ये सब्जेक्ट। अब समस्या ये हो गई कि अगर गलती से आपने सुन रखा है कि आत्मा तो प्रियम्बल को कहते हैं, और आप कहोगे आत्मा इसको भी कह रहे हो, भाई देखो सिर्फ अगर हर्ट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूछे, अगर पूछे आपसे सिर्फ सोल किसको कहते हैं, सिर्फ आत्मा ऑफ संविधान किसको कहते हैं, तो आप आंसर कर देना प्रस्तावना को, यानी कि प्रियम्बल को कहते हैं। अगर सिर्फ आत्मा पूछे तो आप आंसर कर देना प्रस्तावना को, यानी कि प्रियम्बल को कहते हैं। लेकिन जब हर्ट एंड सोल, आत्मा एवं दिल पूछे, तो वो आर्टिकल 32 को कहते हैं, जिसमें प्यारे साथियों रिट्स हैं। जिसमें क्या है, रिट्स। रिट्स क्या होती हैं, जैसे आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अब संविधान ने ये फंडामेंटल राइट्स आपको दे दिए, लेकिन इनका उल्लंघन होता है तो, उल्लंघन होता है तो होता है। जैसे पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती है, मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाएगी, लेकिन अगर पुलिस ने 24 घंटे से ज्यादा आपको लॉकअप में रखा तो, रखा तो रखा, फिर क्या हो सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघन को रोकने के लिए एक इफेक्टिव मशीनरी होनी चाहिए, वो इफेक्टिव मशीनरी ही आर्टिकल 32 है। तो वाकई में आपके फंडामेंटल राइट्स को कौन लागू करवाता है, आर्टिकल 32। इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसके तहत रिट इशू होती है, अभी बता दूंगा, आगे क्वेश्चन भी है इसके रिट्स के, तो उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे। रिट्स के बाद 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, उन सभी रिट्स को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, तो आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो इसका आंसर फिलहाल शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो कौन सा हो गया, आर्टिकल नंबर 23 हो गया। मैंने छांट करके भाई साहब
टॉप 25 प्रश्न ये निकाले हैं फंडामेंटल राइट्स के, और ये कुछ इस प्रकार से निकाले हैं कि इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो 25 प्रश्न निकाले हैं ना, इन 25 प्रश्न में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स कवर हो जाएंगे आज की क्लास में। समझ रहे हो आप बात को? आ जाओ जरा कहानी को देखो क्या कहता है। Which article of the Indian Constitution mentions that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once? हो, एक व्यक्ति को एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, दोहरी सजा नहीं मिल सकती है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आना मेरे साथ में, एक आर्टिकल लिखेंगे जिसका नाम होगा आर्टिकल 20, अनुच्छेद नंबर 20। अब इसके 3 क्लॉज लिखेंगे। 20 का क्लॉज नंबर 1 या ABCD डाल दूं, क्लॉज नंबर A, क्लॉज नंबर B और क्लॉज नंबर C। क्या क्या कहते हैं ये? नो एक्स पोस्ट फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये कहता है पहला वाला। क्या मतलब है देखेंगे। दूसरा कहता है नो डबल जियोपार्डी। क्या कहता है? नो डबल जियोपार्डी। और तीसरा वाला है जो कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इंक्रिमिनेशन। नो डबल जियोपार्डी, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये तीनों बातें कहते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है? नो एक्सपोस्ट फैक्टो का मतलब ये है कि एक जो क्राइम किया है आपने, जो क्राइम, कोई भी क्राइम किया है, जिस समय आपने क्राइम किया था, जैसे मान लीजिए आपने 2014 में क्राइम किया था और उस समय जो भी आपने क्राइम किया उसकी सजा थी 1 साल की जेल, लेकिन 2024 में उस क्राइम की सजा हो चुकी है 5 साल की जेल, और जजमेंट आपको भी 2024 में मिला। तो क्या जजमेंट मिलेगा? जिस समय आपने क्राइम किया था उस समय जो सजा थी वो मिलेगा। दूसरी चीज क्या है? कोई भी क्रिमिनल लॉ बैकडेट में लागू नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि जो फोन चलाना है, अगर 30 मिनट से ज्यादा फोन चलाया किसी भी व्यक्ति ने 24 घंटे में, क्या कहा? अगर 24 घंटे में 30 मिनट से ज्यादा फोन का यूज किया तो वो एक क्राइम है, 6 महीने की सजा हो सकती है। हमने कहा हो, खतरनाक कानून बन गया। लेकिन ये कानून लागू होता है आपका 1 जनवरी 2024 से। भाई सब मर गए, मर गए, मर गए, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से तो लगभग लगभग सभी आदमियों ने, हो सकता है 30 मिनट से ज्यादा फोन चलाया हो, फिर तो सब के सब गए। तो ऐसा कोई भी कानून जिसमें सजा मिलेगी, जो क्रिमिनल लॉ होगा, उसको हम बैक डेट में लागू नहीं कर सकते। अगर इस कानून को करना है तो आज या आज के बाद की डेट में लागू कर सकते हैं, आज से पहले की डेट में। ये नहीं कह सकते परसों से ये कानून लागू हुआ या 1 जुलाई से लागू हुआ या 1 सितंबर से लागू हुआ, नहीं। तो कोई भी कानून, क्रिमिनल कानून बैक डेट में लागू नहीं होगा। ये कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी का मतलब है दोहरी सजा नहीं। एक क्राइम की सजा एक ही बार मिलेगी। ये नहीं कि एक क्राइम किया था, आप जेल में गए, वो सजा काट के बाहर आ ही रहे थे कि आपका जो है जेल, अरे अरे, रुक रुक रुक, तू तो वही है ना जिसको सजा हुई थी 3 साल की, चल 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 दोबारा जेल में चल। नहीं, एक क्राइम की सजा एक ही बार मिलेगी, दोहरी सजा नहीं। तो दोहरी सजा से कौन बचाता है? आपका नो डबल जियोपार्डी से बचाता है आपका आर्टिकल नंबर 20 का क्लॉज नंबर 2। और तीसरा होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्व अभिशंसन नहीं। क्या? स्व अभिशंसन नहीं। मतलब क्या है? वो नहीं हो ना, एक क्लास में बैच में आपको मैंने वो कहानी सुनाई होगी ना, वो बंदर वाली, है ना, कि यूपी पुलिस को बोला शेर पकड़ के लाओ, उसने बंदर को पकड़ के कबूल कर तू ही शेर है, कबूल कर तू ही शेर है, उसको कूटना शुरू कर दिया। तो आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और वैसे भी पुलिस के सामने दी गई गवाही तो मान्य भी नहीं होती। अब आप कहोगे नहीं सर, पुलिस के पास परमिशन होती है, रिमांड पर ले लेती है पुलिस। वो कोर्ट परमिशन देता है जब कोर्ट को लगता है भैया गलती इसी ने की है, पता आपका फिक्स हो चुका है कि इसी ने क्राइम किया है और यही गुनहगार है, लेकिन इसके साथ 2-3 आदमी और थे, उनका नाम नहीं बता रहा है, तो उस समय पर कोर्ट खुद परमिशन देता है पुलिस को कि इसको रिमांड पे लो और इससे सच उगलवाओ। तो वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दिलवा रहे हैं, गवाह सब हो चुके हैं। जब सब फिक्स हो चुका है तो उससे सच उगलवाने के लिए रिमांड पर दिया जाता है। हैं? ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति को चलो चलो रिमांड पे ले लो। नहीं भाई, ये वाला सीन नहीं है। तो अच्छा, उसमें भी फिर टॉर्चर डिसाइड करता है कोर्ट, के 1 डिग्री देना है कि 2 डिग्री देना है कि 3 डिग्री देना है, कौन सा वाला टॉर्चर देना है, वो भी आपका जो है कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपसे कौन सा वाला पूछा है? सेम ऑफेंस नॉट मोर देन वंस, मतलब पनिश नहीं किया जा सकता, मतलब दोहरी सजा नहीं दी सकती। तो बी वाला है, इसका मतलब आंसर क्या गया? आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 2 गया। आर्टिकल 20 क्लॉज नंबर 2 गया। देख रहे हो कितना मजेदार प्रश्न आ रहे हैं। अभी क्या पूछा आपसे? अभी अभी पूछा आपसे आर्टिकल नंबर 26 कहां गया? आर्टिकल नंबर 26 का क्लॉज नंबर सी पूछ लिया। अभी आर्टिकल नंबर 20 का क्लॉज नंबर, आर्टिकल नंबर 20 का क्लॉज नंबर 2 पूछ लिया।
मैंने कहा ना इन क्वेश्चंस को छांट के इसलिए निकाला, ये तो खैर 2024 के, जो 2024 में बहुत सारे जो है क्वेश्चंस पूछे गए अलग अलग एग्जाम में, सीपीयू में आपका जो है, सीएचएसएल में आपका, सीजीएल में आपका, एमटी उसमें सिलेक्शन पोस्ट में, तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन छांट करके उनमें से ये क्यों निकाले? मुझे पता मेंस के हिसाब से जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, यही क्वेश्चंस हैं जो डेडिकेटेड हैं भाई, तो इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। और ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस करवाऊंगा कि हम डिटेल में भी चले जाएंगे, हम टॉपिक को भी कवर अप कर लेंगे और वहां से हमारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। और जब हम मेंस की प्रैक्टिस सेट और लगाएंगे ना, जब आखिर में मिसलिनियस क्वेश्चंस, तब आपको इस चीज का अनुभव होगा कि भाई साहब मजा ही आ गया। चलो देखो, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परटेन्स टू द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये सिंपल सा हो गया, एसआईसीपीओ में पूछा हुआ है फिलहाल पेपर वन में अभी जो हुआ था, क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें, एक बार सारा ही देख लेते हैं। देखिए पहले के समय पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, 1976 में एक कमेटी बना दी, ये चेक करने, पता करने के लिए क्या सारी जिम्मेदारियां सरकार की ही हैं, इन नागरिकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो नागरिकों की जिम्मेदारी का पता लगाने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई ये कमेटी, उसको कहा गया सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी कहा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई, इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिकमेंडेशन दी और कहा कि जी हाँ बिल्कुल इन नागरिकों की कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए, और उसके लिए हमें संविधान में एक नया आर्टिकल और नया पार्ट ऐड कर देना चाहिए। और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर फिर एक नया पार्ट जोड़ दिया गया संविधान में, पार्ट नंबर 4A। पार्ट 4 में क्या है? केंद्र सरकार की ड्यूटी। और पार्ट 4A में क्या है? राज्य सरकार की ड्यूटी, सॉरी नागरिकों की ड्यूटी। और 4A में क्यों जोड़ा, 3A में क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि पार्ट नंबर 3 क्या, फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स तो एनफोर्सेबल है, आप कोर्ट में जा सकते हो उसके उल्लंघन के लिए। लेकिन पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 क्योंकि डीपीएसपी है। पार्ट 4 क्या है? क्योंकि डीपीएसपी है, और डीपीएसपी सरकार की ड्यूटी होती है। लेकिन वो ऐसा है, आप कैपेबल होंगे तो लागू करेंगे, नहीं कैपेबल होंगे तो लागू नहीं करेंगे, इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। वैसे ही नागरिकों से कहता है ये नागरिकों के कर्तव्य हैं, कोई मानता है इन कर्तव्यों को तो अच्छा नागरिक है, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, हम इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे सरकार की ड्यूटियों को, राज्य ही बोलते हैं सरकार को बेसिकली, सरकार की ड्यूटीज को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वैसे ही नागरिकों की ड्यूटीज को भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए पार्ट 4A बनाया गया और आर्टिकल 51A बनाया गया। और इसके तहत 1976 में, इसके तहत इसको जोड़ा गया होगा तो अमेंडमेंट एक्ट किया गया होगा, और इसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज नामक ये पार्ट जोड़ा गया। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज नामक पार्ट जोड़ा गया, इसके लिए हुआ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसके तहत 10 ड्यूटीज जोड़ी गई। कितनी ड्यूटीज जोड़ी गई? 10 ड्यूटीज जोड़ी गई। अब बात आती है क्या आज भी 10 ड्यूटी है? नहीं 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 नहीं, आज 10 नहीं है, आज तो थोड़ी सी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? एक और ज्यादा है, 11th ड्यूटी को जोड़ा गया। 11th ड्यूटी को जो जोड़ा गया वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2002 में जोड़ा गया। और 11th ड्यूटी है क्या भाई? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिससे 2002 में 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो 11th ड्यूटी को जोड़ा गया, वो कौन सी थी? वो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेदारी है अपने 6 से 14 साल के बच्चों को कम से कम एजुकेशन प्रोवाइड करें। अच्छा, और इसी अमेंडमेंट एक्ट से ही एक और काम हुआ था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 2002 का, इसी के तहत एक और काम हुआ था। वो एक और काम क्या था? इसने ऐड किया था, किसको ऐड किया था? आर्टिकल 21A को। आर्टिकल 21A क्या है? अब ये भी राइट टू एजुकेशन है, ये भी राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का ही अधिकार है। और ये भी 6 से 14 साल के बच्चों की बात करता है, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ये कहता है कि ये नागरिकों की जिम्मेदारी है, 11th ड्यूटी कहती है नागरिकों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये नॉन जस्टिफिएबल है। ये कहता है कि सरकार को ऐसा करना है, और ये फंडामेंटल राइट है क्योंकि ये पार्ट 3 में है। ये पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, तो सरकार को 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देनी ही देनी है, ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य नहीं है। बस ये दोनों बातें हैं, बाकी किया दोनों जगह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से ही गया, ये चेंज है। समझ गए आप बात को? आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आपसे पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था? 51A, है ना? आर्टिकल 51A। ऑप्शन कौन सा गया? ऑप्शन ए गया। आर्टिकल 51A गया, ऑप्शन नंबर ए गया आपका। क्लियर है? चलो आ जाओ, अगला देखो, अगला क्या कहता है। अगला कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। निम्न में से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? वैसे तो आपको 11 पढ़नी है, एक बार गो थ्रू कर लेना उनसे।
की भी होंगी आप में से बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन इसको आप एक अंदाजे से भी लगा सकते हो। सच बताता हूँ, अगर एक बार पढ़ ली ना आपने 11 ड्यूटी, तो उनको अगली बार अंदाजे से लगा सकते हो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, यूपीएससी की बात अलग है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारे समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, कि हमें अपनी संस्कृति को महत्व देना है, उसकी वैल्यू करनी है और उसको बचाए रखना है। क्या ये हमारी एक ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है? जी हाँ, बिल्कुल बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, प्रियम्बल में पढ़ा था ना ये तो हमें अपने भारत देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है और उसकी रक्षा करनी है, साथ मिलकर के रहना है, भाईचारे को बढ़ाना है, ब्रदरहुड को प्रमोट करना है और लड़ाई झगड़े को बढ़ावा नहीं देना है। बिल्कुल सही बात है, ये वाली भी तो ड्यूटी है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर से निकले सरकारी बस में गए तो फाड़ दो उसका गद्दा, फाड़ फाड़ के विंडो से बाहर फेंक दो, क्योंकि वो तो सरकारी है। अबे सरकार के पास पैसा कहां से आया? जो हमने टैक्स दिया उसी से तो वो बस चल रही है। कि रोड पे गए उसमें से उखाड़ उखाड़ करके ले जाओ। देखा ना बिहार में रातों रात जो है रोड गायब हो गया था, अभी एक न्यूज आई थी, रातों रात नया रोड बना था कि गायब कर दो, सब अपने अपने घर में ले गए। वो आजकल वो एक मीम चलता है ना कि नॉट फॉर बिगनर्स, ऐसे ही है कि बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स, यूपी इज नॉट फॉर बिगनर्स, ऐसे करके। तो ये वाली कहानी है। तो हमें क्या करना है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है तो वो भी हमारे टैक्स से ही आई है, तो हमें उसको तोड़ फोड़ नहीं करनी है। दूसरी चीज, हिंसा से दूर रहना है, तो ये भी तो ड्यूटी बनती है हमारी, ये भी बनती है, ये भी बनती है और ये भी है। तो वोट इन द पब्लिक इलेक्शन, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, ये आपका एक अधिकार है। मतदान करना तो आपका एक अधिकार है, क्योंकि आप किसे नेता बनाना चाहते हो ये आपकी इच्छा है, तो ये आपका अधिकार है, राइट है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। तो आंसर क्या गया? आंसर बॉय गया। समझ गए बात को? आंसर बॉय चला गया। नेक्स्ट देख लो भाई, अगला वाला प्रश्न देख लो, आज 6वां प्रश्न क्या कहता है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल है? दोबारा से सीपीओ, अच्छा 27 है, 27 है, तो ये तो वही वाला हो गया, अभी वाला ही। तो ये कहाँ है? 51A में है, ये तो सिंपल है। चलो आ जाओ अगला। अच्छा, ये शिफ्ट अलग अलग आया होगा, मैं बताता हूँ। 27 में भी तो 3 शिफ्ट हुई होंगी, तो वो शिफ्ट अलग में आया होगा, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हो अलग अलग चेंज हो गए, तो वो अलग शिफ्ट में है, ये शिफ्ट अलग में। एक ही दिन में 3 शिफ्ट हो गई, तो ये अलग शिफ्ट में आया होगा। ठीक है, अगला वाला देखो। From which of the following constitutions is the idea of Charter of Fundamental Rights adopted in the Indian Constitution? अभी बताया ना, देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है वो हमने कहां से लिया है? फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है वो हमने कहां से लिया है? टेकन फ्रॉम यूएसए, तो उसको यूएसए से लिया गया है। तो आंसर में भी क्या कर दो? आंसर में भी यूएसए कर दो, कहीं दिख रहा है? ये रहा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलो भाई अगला देखो, ये तो सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग, मेगना कार्टा किसको कहा जाता है? अभी बताया था ना, मेगना कार्टा इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा इशू किया गया डॉक्यूमेंट था 1215 में, मेगना कार्टा, जिसमें पहली बार रिटर्न में फॉर राइट्स की बात की गई थी, तो उसको आपका मेगना कार्टा कहते हैं। अच्छा, एक और बात सुनो जरा, राइट्स होते क्या है? राइट्स होते क्या है? राइट्स, अब आप कहोगे सर ये तो अधिकार होते हैं, और बता दो, उर्दू में, फारसी में है ना, पंजाबी में, सब में बता दो। राइट्स, मैं पूछ रहा हूँ राइट्स होते क्या है? अधिकार होते हैं। हिंदी अनुवाद नहीं पूछा था, मीनिंग पूछा था मैंने। देखो राइट्स क्या होते हैं, एक्चुअली राइट्स आर द पावर्स। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर द पावर्स, ये शक्तियां होती हैं। किसकी शक्ति होती है ये पावर्स? राइट्स आर द पावर्स, किसकी? सिटीजन्स की, नागरिकों की। जो राइट्स हैं ये नागरिकों की पावर है। किस चीज की पावर है? ये जो नागरिक हैं इनके पास पावर होती है, उसी को राइट्स कहते हैं। किस चीज की पावर होती है ये? टू लिमिट द गवर्नमेंट, क्या? टू लिमिट द गवर्नमेंट, लिमिट द गवर्नमेंट, सरकार को सीमित करने की शक्ति। सरकार को सीमित करना, सीमित करना। नहीं समझे? सुनो, पहले के समय पर जब हमारे पास राइट्स नहीं थे, मान लो आज से 500 साल, 700 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तो राजा का रूल था, और राजा का रूल था, राजा ने कहा अपन अच्छी भगवान है, जो डिसीजन ले दिया वो ले दिया, कोई नहीं है उसके आगे बोलने वाला, जो बोलेगा वो मौत का मंजर देखेगा। है, तो थोड़ी ना कह सकते थे आप राइट्स हैं। लेकिन आज राइट्स हैं, इसका मतलब है राजा के रूप में तो आज सरकार काम करती है। तो आज हमारे पास क्योंकि राइट्स हैं तो सरकार अपनी इच्छा का काम नहीं कर सकती। राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। और राइट्स देख रहे हो ना, फंडामेंटल राइट, सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, सबको समान मानना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सरकारी नौकरियों में समान अवसर देना है, आपका अनटचेबिलिटी को रोकना है, किसी को टाइटल नहीं देना है, किसी को भी 6 बेसिक राइट से घूमने से नहीं रोक सकते, बात करने से नहीं रोक सकते, संघ बनाने से नहीं रोक सकते, कहीं रहने से नहीं रोक सकते, किसी प्रोफेशन को अपनाने से नहीं रोक सकती सरकार, दोहरी सजा नहीं दे सकती सरकार,
खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती सरकार, आपका बैकडेट में कानून लागू नहीं कर सकती सरकार, ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसमें इंसान की लाइफ को खतरा हो, जीवन को खतरा हो, समझ रहे हो ना। सरकार आपको 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती, सरकार शोषण को रोकेगी, ये सारी बातें ये कहता है। तो राइट्स क्या है, पावर्स हैं सरकार को सीमित करने की। आज सरकार जो चाहे वो नहीं कर सकती, तानाशाह नहीं है सरकार, सरकार वही करेगी जो संविधान में लिखा है, ये है। टू लिमिट द गवर्नमेंट, टू लिमिटेड गवर्नमेंट। अच्छा, एक पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। मेरे साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है संवैधानिक सरकार, और जहां पर संविधान वाली सरकार है इसका मतलब सरकार वही करेगी जो संविधान में लिखा है। इसका मतलब क्या है, सरकार वही करेगी जो संविधान में लिखा है। इसका मतलब क्या है, सरकार की पावर सीमित हो गई है, उसको भी लिमिटेड गवर्नमेंट बोलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार होगी। पावर कम ज्यादा हो सकती है लेकिन लिमिटेड होगी। तो इसमें पूछा है मेग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मेग्ना कार्टा तो पार्ट नंबर 3 को कहते हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। अच्छा, बाकी पार्ट्स में क्या क्या है, जैसे पार्ट नंबर 1 क्या है, तो पार्ट नंबर 1 में तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। पार्ट नंबर सेकंड में क्या है, भाग नंबर सेकंड में, भाग नंबर सेकंड में सिटीजनशिप है, नागरिकता है। ये कहां से कहां तक है, आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक। आपसे ये भी पूछ लेता है कि नागरिकता से संबंधित अल्टीमेट पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है। और नागरिकता अधिनियम को कब पारित किया गया था, सिटीजनशिप एक्ट को कब पारित किया गया था, तो जो सिटीजनशिप एक्ट था, जो नागरिकता अधिनियम था, उसको पहली बार 1955 में पारित किया गया था। उसके बाद तो इसमें बहुत बार चेंजेस हुए हैं, लेकिन पहली बार जो पारित किया गया था, पहली बार पास किया गया था, वो 1955 में पास किया गया था। समझ गए आप बात को। पार्ट नंबर 3 हो गया, पार्ट नंबर 1 हो गया। अगर पार्ट 4 की बात करें तो इसमें तो डीपीएसपी है, इसमें तो डीपीएसपी है। ये कहां से कहां तक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक है। अगला देखिए भाई, लिख लिया, नोट भी कर लिया है, चलो अगला बताओ। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन। देखो 23 में क्या था, 23 ने तो बैन लगाया था, किस चीज पर बैन लगाया था, मानव तस्करी पर, है ना। मानव तस्करी पर बैन लगाया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर, ये तो हमने देखा था, इसने तो मानव तस्करी को बैन करता है। इसके अलावा 13 13 क्या कहता है कि ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा, ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा, वो लॉ क्या हो जाएगा, वो लॉ खत्म हो जाएगा, या फिर कह लो शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा या शून्य हो जाएगा, ये कहता है। आर्टिकल नंबर 24 क्या है, चाइल्ड लेबर को बैन करता है। आर्टिकल 24 क्या करता है, चाइल्ड लेबर को बैन करता है, बाल श्रम को, बाल श्रम जो था उस बाल श्रम को बैन करता है आर्टिकल नंबर 24। इसका मतलब हमारा जो आंसर हुआ वो हो गया आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 ये कहता है कि सरकार किसी को भी कोई भी टाइटल, उपाधि नहीं देगी। नाम के आगे लगने वाला शब्द उपाधि है, कि सरकार किसी को कोई भी टाइटल नहीं देगी, ये आर्टिकल नंबर 18 कहता है। इसमें एक्सेप्शन है मिलिट्री टाइटल्स और एजुकेशनल टाइटल्स, ठीक है ना। जैसे आपने पीएचडी कर लिया, आप डॉक्टर लगा सकते हो, या आप डिफेंस में गए तो सूबेदार ब्रिगेडियर को, उन टाइटल्स को आपने कमाया है। बाकी भारत रत्न, पद्म विभूषण वगैरह ये तो अवार्ड्स होते हैं, आपने अच्छा काम किया, आपको पुरस्कार मिला, तो सरकार आपको कोई भी टाइटल नहीं देगी। आप कहोगे सर एंजल प्रिया तो लगाती है, एंजल का टाइटल है ना, सर प्रिया तो एंजल का टाइटल लगाती है। भैया जो एंजल है, जो एंजल प्रिया है, जैसे एंजल, जो एंजल प्रिया है, वो प्रिया एंजल का टाइटल तो लगाती है, लेकिन वो खुद लगाया है। ऐसे तो तुम लगा लो अपना, राजकुमार रतन राणा प्रताप महादेव, कुछ भी लिख दो, गोसाई, राजकुमार रतन गोसाई कर लो, चलो राजकुमार रतन महादेव गोसाई, तो इसका मतलब तुम राजकुमार थोड़ी हो गए, तो इसका मतलब है ये तुम्हारा नाम कंसीडर किया जाएगा, तो एंजल प्रिया का ये पूरा नाम हो गया है, ये टाइटल नहीं माना जाएगा। तो बना दी तुमने एंजल। लिखो अगला वाला बताओ, अगला वाला बताओ, अगला कैसे बताएंगे, अगला। हो, अच्छा प्रश्न है, बताओ फटाफट से, अच्छा प्रश्न है, बताओ भाई फटाफट से। चलो पूछा है आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। 21 तो अभी बताया था मैंने, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, राइट टू लाइफ से, राइट टू लाइफ से संबंधित है। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है, आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है। ये रहा आंसर, तो सीधा सीधा यही हो गया। और पर्सनल लिबर्टी में ही मैंने क्या बताया था, राइट टू प्राइवेसी, पर्सनल लिबर्टी में ही मैंने एक और आर्टिकल बताया था जिसको क्या कहते हैं, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार इसको कहते हैं। बाकी सुनो जरा ध्यान से, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का जो अधिकार है ये किसमें है, ये तो आर्टिकल 26 में था। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न हमारा यही था,
इसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की एवं अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद नंबर 19 है। एक्चुअली आर्टिकल नंबर जो 19 है ना, आर्टिकल 19 वो 6 बेसिक राइट्स देता है। 6 बेसिक राइट्स कौन कौन से? देखो, पहला हो गया बोलने की एवं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरा होता है राइट टू असेंबल पीसफुली, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरा होता है राइट टू मूव फ्रीली एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी, भारत के अंदर कहीं पर भी घूमने जाने की स्वतंत्रता। चौथा होता है भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, राइट टू रेजिडेंस। और नहीं 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 नहीं, पहला कौन सा था? पहला था बोलने की एवं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरा था आपका मिलने की स्वतंत्रता, राइट टू असेंबल पीसफुली। तीसरा था आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा था आपका जो है कहीं पर भी घूमने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा था आपका कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता। छठवां था आपका किसी भी प्रोफेशन को अपनाने की स्वतंत्रता। तो आपसे तो बोलने की एवं विचारों की स्वतंत्र, बोलने की राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन पूछा है, तो ये किसमें है? पहले वाले में, आर्टिकल नंबर 19 के क्लॉज नंबर 1 में आपको ये देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 19 के क्लॉज नंबर 1 में ये आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर अब। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड फॉर माइनॉरिटीज। अच्छा, माइनॉरिटीज के दो आर्टिकल हैं, इन दोनों आर्टिकल्स को ध्यान से देखना जरा। माइनॉरिटीज के दो आर्टिकल हैं, है ना? राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपसे, आर्टिकल 29 ये कहता है, पहली बात तो ये समझो कि ये जो माइनॉरिटीज है इनको कैसे डिसाइड किया जाएगा। माइनॉरिटीज को ऐसे डिसाइड किया जाएगा कि जो भी भारत में 50% से कम है वो माइनॉरिटी है, और हिंदू को छोड़ के बाकी सब माइनॉरिटी में आएंगे। तो माइनॉरिटीज के पास अपने कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है। क्या कहा? बोली, भाषा, शैली, है ना, इस सबको। तो माइनॉरिटीज के पास अपना जो ये कल्चर होता है, इस कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है, मतलब इसके संरक्षण का अधिकार है। और मान लीजिए कहीं पर कम लोग हैं माइनॉरिटी के मान लो कहीं पर 2000 3000 लोग ही हैं किसी माइनॉरिटी में, किसी कम्युनिटी के, तो वो अपने कल्चर को कंजर्व कैसे करेंगे? जब अपने बच्चों को अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं ना कि समझदार बनाएंगे, और उनके बच्चे अलग अलग एरियाज में जाकर के पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, उन्हीं के तौर तरीके से रहेंगे, तो अपने कल्चर को भूल जाएंगे। इसीलिए माइनॉरिटीज के पास ये अधिकार होता है, जो माइनॉरिटी पीपल हैं वो अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए, अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। तो जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने कल्चर को कंजर्व करने के लिए शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। अब देखो, आपसे जब पूछे कि ये लोग अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं तो आर्टिकल 29 करना, और कल्चर को कंजर्व करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थान चला सकते हैं तो आंसर 30 करना। तो हमें फिलहाल क्या पूछा हुआ है? फिलहाल पूछा है लैंग्वेज कल्चर और माइनॉरिटीज, तो इसके लिए कौन सा जाएगा? अनुच्छेद नंबर 29 जाएगा। कौन सा जाएगा? अनुच्छेद नंबर 29 जाएगा। बताओ फटाफट से। हो गया? आ गया समझ में? बताओ वही फटाफट से, आ गया समझ में? क्लियर है? चलें आगे? चलिए, अगला क्या कहता है? इफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड, इफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड, यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, अच्छा, इज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, ही विल बी एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन द रेट ऑफ। कैसी बात कर दी इसने? इस पूरी बात को समझ लेते हैं, क्या कहता है ये पूरी बात। ध्यान से सुनो। एक आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल नंबर 22। एक आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल नंबर 22। ये हमें अधिकार देता है, राइट देता है, राइट। किसके खिलाफ राइट देता है? रिलेटेड होता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन, जब पुलिस आपको डिटेंशन, जब पुलिस आपको अरेस्ट करती है या बंदी बनाती है उससे संबंधित, ठीक है ना, अरेस्ट एंड डिटेंशन। एक्चुअली ये राइट दो प्रकार के होते हैं, इसमें मैं बताता हूं आपको। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव। एक कौन सा होता है? प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रीवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रीवेंटिव डिटेंशन यहां पर हमें देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं दंड विषयक, दंड विषयक। चलो एक होमवर्क याद आ गया, अब एक होमवर्क भी पूछेंगे हम आपसे। और इसको बोलते हैं दंड निवारक, दंड विषयक एंड दंड निवारक। कि क्या फर्क है इन दोनों में? इन दोनों में फर्क यह है कि जब आपके ऊपर किसी क्राइम को करने का आरोप लग चुका है, ये आपने कोई क्राइम किया है, उस समय आपके आपके ऊपर लगने वाला जो डिटेंशन है उसे क्या बोलते हैं? प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं।
प्यूनिटिव डिटेंशन बोलते हैं, समझ गए बात को। और दूसरी चीज, जब आपने कोई आरोप नहीं किया है, जब आपने कोई क्राइम नहीं किया है, और जब इसको बंद कर देना है, ठीक है। जब आपने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन आपको अरेस्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि आप फ्यूचर में क्राइम ना कर सको। जैसे मान लीजिए पहले क्राइम किया था आपने इलेक्शन के समय पे 2009 में, तो उससे दंगे फसाद हुए थे, आपने 2-3 साल की जेल काटी, फिर से बाहर आ गए। 2014 में फिर से आपने क्राइम कर दिया, फिर दंगे फसाद हुए, बाहर आ गए। 2019 में फिर से कर दिया। तो आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि जब भी इलेक्शन होते हैं आप दंगे करवाते हो। तो 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो आपको या तो हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा या आपको अरेस्ट करके लॉकअप में रख लिया जाएगा, ताकि दंगे ना हो, तो क्राइम को आप ना कर सको। आपके आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि आप इस समय पे क्राइम करोगे ही, तो उस समय पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है। अच्छा, आपके लिए होमवर्क ये है, आपको ये बताना है कि इस समय में जो ये अरेस्ट किया जाता है, तो इस समय कितने दिन तक, कितना वो टाइम होता है जब तक पुलिस आपको अरेस्ट करके हाउस अरेस्ट करके रख सकती है या पुलिस लॉकअप में रख सकती है, कितने समय तक। जब आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपके प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर आपको अरेस्ट किया गया है ताकि आप दंगे ना करवाओ या लड़ाई झगड़े जो भी है क्राइम ना करो, तो उस समय पर पुलिस के पास कितनी पावर होती है, बिना किसी वारंट के, बिना किसी आपका अरेस्ट वारंट के, आपको कब तक अरेस्ट करके रखा जा सकता है पुलिस के द्वारा, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, जब आपने क्राइम कर दिया है, पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, तो आपने देखा ना वो अमरीश पुरी वाली मूवी, वारंट लाए हो, नहीं लाए, जाओ जाओ वारंट लाओ तब आना। इसका मतलब है पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आएगी तो सबसे पहले क्या दिखाएगी, वारंट दिखाएगी। पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए आएगी तो सबसे पहले वारंट दिखाएगी। दूसरी चीज क्या है, पुलिस आपको आपके वकील से बात करने का अधिकार देगी, राइट टू कंसल्ट एडवोकेट, आपको आपके वकील से बात करने का अधिकार है। और तीसरी चीज होती है, आपको पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर नियर बाई मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाएगी। 24 घंटे से ज्यादा पुलिस आपको लॉकअप में नहीं रख सकती। अच्छा, इसमें जो जर्नी टाइम होता है, ले जाने वाला टाइम, जैसे 22 घंटे बाद पुलिस लेगी लेकिन जाम में फंस गई 4 घंटे, तो इसमें जो जर्नी वाला टाइम होता है, जो रास्ते में लगने वाला समय है, वो इंक्लूड नहीं होता है, बाकी सारा होता है, तो ये एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम होता है। पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में रखती है, तो पुलिस के खिलाफ कौन सी रिट इशू होगी। प्यारे साथियों, वहां पर पुलिस के खिलाफ जो रिट इशू होगी उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रिट क्या होती है, मैंने बताया था अभी अभी आपको कि जो आर्टिकल नंबर 32 है उसमें रिट्स दे रखी हैं। रिट्स जो कोर्ट का ऑर्डर होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो कोर्ट के द्वारा फिर आदेश इशू किया जाता है, उसको रिट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 32, और हाई कोर्ट कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 226। ठीक है ना, 5 प्रकार की रिट होती हैं, उनको अभी मैं बताता हूं आपको। आप इस लिखो इसको, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो अगर किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्षीकरण, अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है और 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती, तो उसके लिए जो इशू होने वाली रिट है उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। समझ गए बात को, हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। चलो भाई देखो, अब इन रिट्स की बात कर लेते हैं। इतना तो देख लिया आपने, इसलिए इशू होती है। इसका मतलब सिंपली आप ये कह सकते हो कि अगर आर्टिकल 22 का उल्लंघन होता है, क्योंकि अरेस्ट एंड डिटेंशन से संबंधित है, अगर आर्टिकल नंबर 22 का उल्लंघन होता है, तो उस केस में इशू होने वाली जो रिट है उसी को हैबियस कॉर्पस कहा जाएगा। बाकी जो रिट है वो देख लेते हैं। हैबियस कॉर्पस तो इसमें आंसर ही हो गया। एक तो ये होगी हैबियस कॉर्पस। और आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया ही था, संविधान की आत्मा एवं दिल, है ना। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हार्ट एंड सोल इसको कहा जाता है। इसके अलावा देखो, प्रोहिबिशन कब होती है, प्रोहिबिशन और आपका जो है एक और होती है सर्ट्योररी। एक और यही लिख देता हूं मैं, सर्ट्योररी, 5 हो जाएंगी। सर्ट्योररी, सर्ट्योररी। अब ये प्रोहिबिशन और सर्ट्योररी एक्चुअली अपर कोर्ट को लोअर कोर्ट के द्वारा इशू होती हैं। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर सकता है, मतलब ऊपर वाला कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को करता है। प्रोहिबिशन कब होती है, जैसे मान लीजिए ऑफलाइन क्लास चल रही है, आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो, अभी मैंने ये कहा कि मैं 2 मिनट में जाके आता हूँ, जरा बाहर काम है मेरे को, मैं 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर गया, आप में से कोई खड़ा हुआ और आकर के बोर्ड पर पढ़ाने लग गया, हाँ भाई लिखो अगली वाली रेट होती है कि ओवरंट हो। तो जब मैं क्लास में दोबारा आऊंगा तो क्या बोलूंगा, ठीक है भाई तू पढ़ा ले, मैं तेरी जगह बैठ जाता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, फिर मैं क्या, ओ भाई 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 भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, ये तेरा काम नहीं है पढ़ाना, तेरा काम पढ़ना है, तू अपना पढ़ ले, मैं अपना काम पढ़ाने का है, पढ़ाने का काम कर लेता हूँ।
तो ऐसे ही कोर्ट है, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऐसा केस चला रहा है जिसमें डेथ पेनल्टी जानी है, जिसमें क्या है, डेथ पेनल्टी होनी है, लेकिन मृत्यु की सजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे ही नहीं सकता, तो ये इस केस को गलत ही चला रहा है। अगर कोई कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा का यूज कर रहा है, जैसा अभी तुमने किया था यहां बोर्ड पे आके पढ़ाने के लिए, अगर कोई कोर्ट अपनी पावर से ज्यादा का यूज कर रहा है तो उसको ऊपर वाला कोर्ट क्या बोलेगा, भाई 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 रुक जा रुक जा रुक जा, ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम जहां तक था हो गया, इस केस को मेरे पास भेज दे। तो अपनी कोई पावर से ज्यादा का यूज करता है तो उसको रोका जाता है, मीन्स प्रोहिबिट किया जाता है, इसी को प्रोहिबिशन बोलते हैं, मीन्स टू फॉरबिड, रोकना। सर्ट्यूररी का मतलब है सर्टिफाई करना, सर्ट्यूररी का क्या मतलब हो जाता है, सर्टिफाई करना। अब सर्ट्यूररी क्या होता है, मीन्स टू बी सर्टिफाइड। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने क्या किया, किसी जजमेंट में 20 साल की जेल दे दी, 15 12 साल की कर लो, चलो 12 ईयर्स जेल दे दी। कोई भी केस था, उस केस में हाई कोर्ट ने क्या किया, 12 साल की जेल दे दी। और जब हाई कोर्ट ने 12 साल की जेल दे दी, ये बात पता लगी सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा, केस क्या था कि एक व्यक्ति ने टेम्पो में चलते चलते किसी की जेब में से 20 रुपए निकाल लिए थे, और जब किसी की जेब में से 20 रुपए निकाल लिए, हाई कोर्ट ने उसकी सजा 12 साल दे दी। ऊपर वाला कोर्ट क्या बोलेगा, इस चीज को सर्टिफाई करो, वो कहां लिखा हुआ है कि आप 20 रुपए चोरी करने की सजा 12 साल की जेल दे सकते हो, मीन्स टू बी सर्टिफाइड। आपने कहा सर मैंने बीटेक कर रखी है, मैं क्या कहूंगा, सर्टिफिकेट दिखाओ, मतलब दिखाओ कहां पर है। तो वैसे ही इसको होता है प्रमाणित करना, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट प्रमाणित करना। तो मीन्स टू बी सर्टिफाइड, प्रमाणित करना, कि प्रमाण दो ये कहां लिखा हुआ है। तो इन केस ऑफ रिव्यू, जब किसी केस का रिव्यू किया जाता है, इन केस ऑफ रिव्यू वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, जैसे नहीं डीआरएस, डीआरएस होता है या नहीं होता है क्रिकेट में, तो जब रिव्यू किया जाता है थर्ड एम्पायर के द्वारा, वैसा ही कुछ ये है। इन केस ऑफ रिव्यू हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, ये हो गया हैबेस कॉर्पस। अब बचा क्यू वारंट और मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है परमादेश, परमादेश का मतलब है परम आदेश, हम आदेश देते हैं। आदेश किसको दोगे, मान लीजिए हमारी क्लास थी, मैं क्लास पढ़ाने के लिए आया, सुबह सुबह वहां पड़े कुरकुरे के पैकेट, है ना, समोसे के जो है चटनी फैली हुई है, कोल्ड ड्रिंक फैली हुई है क्लास के अंदर। जब मैं आया सुबह सुबह पढ़ाने के लिए, हो सकता है कल पार्टी हुई होगी यहाँ, तो जब मैं पढ़ाने आया तो क्या मैं आप लोगों के ऊपर चिल्लाऊंगा, भाई ये साफ क्यों नहीं हुआ, नहीं, भाई वो काम था या तो मैनेजमेंट का या सफाई वाले भैया का। तो वहां मैनेजमेंट का कोई भाई साफ क्यों नहीं कराया जब पता था क्लास होनी है, तो दूसरी चीज, या सफाई वाले भैया का वो काम था, तो हम उनको कह सकते हैं, हम आदेश दे सकते हैं कि भाई तुम्हारा काम था। तो यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी पोस्ट पर होकर के अपना काम नहीं करता है, तो उसको, उसके खिलाफ जो रेट इश्यू होती है उसी को परमादेश बोलते हैं। क्यों वारंट, वारंट माने क्या होता है, परमिशन, अरेस्ट करने का वारंट है, अरेस्ट वारंट मतलब अरेस्ट करने की परमिशन। सर्च वारंट का मतलब है सर्च करने की परमिशन, तो वारंट का मतलब होता है परमिशन, वारंट का मतलब क्या होता है, परमिशन। क्यों वारंटो का मतलब है, अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर बैठे हुए हो जिसके लायक नहीं हो, अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर बैठे हुए हो जिसके लायक आप नहीं हो, तो वो रिट इशू होती है क्यों वारंटो। जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट की रिटायरमेंट एज 62 साल है, आप 64 के हो गए, फिर भी उसी कुर्सी पर बैठे हुए हो, तो कोर्ट आपसे रिट इशू कर सकता है क्यों वारंटो, भाई मुझे बता वो कौन सा वारंट है, वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने तुझे पावर दी इस पोस्ट पर बने रहने की, जबकि तू तो लायक ही नहीं है। तो अगर आप किसी पोस्ट के लायक नहीं हो फिर भी उस पोस्ट पर बैठे हुए हो, तो उस केस में इशू होने वाली रिट थी क्यों वारंट। ये 5 रिट हो गई, हैबेस कॉर्पस आर्टिकल 32 के वॉल्यूशन पे, सर्ट्यूररी प्रमाणित करने के लिए, प्रोहिबिशन अपनी पावर से ज्यादा का कोई कोर्ट यूज करता है तो उसके लिए अपर कोर्ट इशू करेगा, क्यों वारंट हो अगर आप उस पोस्ट के लायक नहीं हो फिर भी बैठे हुए हो, और मैंडेमस जब कोई अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म ना करे, जब आप दरोगा जी के पास गए रिपोर्ट लिखाने, उसने पैसे खा लिए, कहीं से वो रिपोर्ट नहीं लिख रहा, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है ना, उस केस में जो रिट इशू हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, उसी को बोलेंगे आपका मैंडेमस। समझ के बात को ध्यान से। हाँ। अगला देखो, ये हो गया, ये हो गया, अगला देखो, एडवाइजरी बोर्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 32, एडवाइजरी बोर्ड अंडर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 32। चलो ये तो मैंने आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए इसका जो भी समय है, मान लेते हैं इसका जो भी समय है, अपने समय के बाद में कुछ समय जब खत्म हो जाएगा, अगर उससे भी ज्यादा हमें इसको रखना है ना, मान लो 2 महीने 3 महीने, आप बताना कमेंट बॉक्स में कितना है, क्योंकि वो आपको मैंने होमवर्क दे दिया। जैसे मान लेते हैं हम अंदाजे के लिए कि 3 महीने, तो वो जो समय खत्म हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा भी हमें रखना है तो कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, एडवाइजरी बोर्ड होता है। आपसे पूछा है कि एडवाइजरी बोर्ड के जो लोग होंगे उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, तो वो भैया वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। तो जो एडवाइजरी बोर्ड होगा, जो एडवाइजरी बोर्ड होगा, उसके सदस्यों की जो क्वालिफिकेशन है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यों की क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर जाने वाला है। आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो ये सीपीयू का पेपर था। अगला कह रहा है आपसे द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, अभी अभी हमने बताया लिमिटेड गवर्नमेंट, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, राइट्स, राइट्स का मतलब ही क्या, पावर, पावर किसकी, सिटीजंस की, किस चीज की, टू लिमिट द गवर्नमेंट, सरकार को सीमित करने की शक्ति। ये किस में दिखती है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट किस में दिखती है हमको, फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल ड्यूटीज तो वैसे भी नॉन जस्टिफिएबल है।
सेपरेशन ऑफ पावर है ना, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, उसमें कहाँ लिमिटेड करवा रहे हो तुम? इज अ मेजर एडवांसमेंट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट, है ना। तो पहले सरकार जो चाहे वो कर सकती थी, लेकिन अब सरकार की शक्तियां सीमित हो चुकी हैं, तो लिमिटेड गवर्नमेंट है, तो ये नागरिकों के अधिकार अच्छे से मिल पाएंगे। अगला देखो, रिपब्लिक डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट। रिपब्लिक डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। कमेमोरेट क्या? देखो, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? किसी भी देश का जो मुखिया है, क्या होता है रिपब्लिक का मतलब? किसी भी देश का जो मुखिया है, मुखिया का बेटा ही मुखिया नहीं बनेगा। जैसे किसी भी देश का कोई राजा है, तो राजा का बेटा ही अगर राजा बनता है तो उसको मोनार्की कहते हैं, ठीक है ना। अगर राजा का बेटा ही राजा बनता है तो उसको मोनार्की कहते हैं। लेकिन अगर राजा के इलेक्शन होते हैं एक फिक्स समय के बाद, जैसे हमारे देश का राजा राष्ट्रपति को कहा जाता है, हमारे देश का मुखिया कौन है? हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति है। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं एक फिक्स समय के बाद में, तो वो देश रिपब्लिक देश होता है। और हमारे यहाँ देश में राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, ये बात कहां लिखी हुई है? संविधान में। और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो आ जाओ जरा, इंडियाज इंडिपेंडेंस नहीं, राष्ट्र उस दिन तो हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी उस दिन थोड़ी मनाते हैं। द डेट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उसी दिन तो मनाते हैं रिपब्लिक डे। बिल्कुल सही बात है, ये हो गया हमारा आंसर। द डे व्हेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी भैया संविधान सभा की? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन वो थोड़ी है हमारा आंसर, 9 दिसंबर 1946 थोड़ी है हमारा आंसर। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी। चलें भाई आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स लेज डाउन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अभी इससे थोड़ी देर पहले ये सिलेक्शन क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसने कहा था कि दोहरी सजा से बचाता है, जब क्लास की शुरुआत में, है ना। और इसने क्या पूछा? अपने खिलाफ गवाही देने से बचाता है। तो मैंने क्या बताया था? 20 में ही है। 20 का क्लॉज नंबर 1 कहता है कि बैकडेट में कोई क्रिमिनल लॉ लागू नहीं होगा। 20 का क्लॉज 2 कहता है दोहरी सजा नहीं होगी एक क्राइम की। तो 20 का क्लॉज 3 क्या कहता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, स्व अभिशंसन नहीं। अब आप कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर ये तो सिलेक्शन कोर्ट का क्वेश्चन हो गया। जी, ये मत देखा करो तुम किसका है। इस क्वेश्चन को छांट के इसलिए निकाला है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेंस में हिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अच्छे क्वेश्चंस हमेशा अच्छे एग्जाम में आते हैं, या आसान क्वेश्चंस अच्छे एग्जाम में नहीं आ सकते हैं। वो लेवल रहता है, एग्जाम को भी हर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इजी, इजी, मॉडरेट एंड टफ। चलिए भाई, अगला देखेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स लेज डाउन, अच्छा ये क्या पूछा? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये तो 20 का क्लॉज नंबर 3, और क्लॉज भी पूछ ले तो ये तो आपको क्लॉज भी पता है। 20 का तो आपको क्लॉज भी पता है, ठीक है ना। अच्छा, आर्टिकल 18 की बात करें, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 की बात करें तो यहां पर क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है ना, उपाधियों का उन्मूलन। 19 की बात करें तो 6 बेसिक राइट्स। 19 की बात करें तो 6 बेसिक राइट्स, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर 17 की अगर हम बात करें तो 17 क्या कहेगा? अनटचेबिलिटी को बैन करेगा। किसको बैन करेगा? अनटचेबिलिटी को, अस्पृश्यता को। अनटचेबिलिटी को मतलब अस्पृश्यता को। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को बैन करता है, 19 बेसिक राइट्स, 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, और आर्टिकल 20 मतलब दोहरी सजा से बचाता है और स्वाभिशंसन को भी रोकता है। आ जाओ जरा अगला देखो, 16वां। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी। देखो, राइट टू इक्वलिटी की अगर मैं बात करूं सीधा सीधा सा, तो इसमें 5 आर्टिकल आते हैं। इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं? 5 आर्टिकल्स आते हैं। 5 आर्टिकल्स से मिलकर के बनता है राइट टू इक्वलिटी। वो कौन से हैं? एक तो 14 है, एक 15 है, 16 है, 17 है और 18 है। लेकिन इनमें से जो सबसे पहला है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण। मतलब सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो उसमें आप सबको समान रखेगी, इक्वल रखेगी, सबके लिए कानून है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, अभिमन्यु है, कोई भी है। दूसरी चीज, जब उसका कोई उल्लंघन करेगा तो समान रूप से उस कानून का संरक्षण, सजा मिलेगी तो वो सबको मिलेगी और बराबर मिलेगी। पैसा अमीर गरीब वो सब नहीं देखा जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? यही वाला आर्टिकल 14 जाएगा इसका सही उत्तर। क्योंकि वैसे तो ये 14, 15, 16, 17 सब कुछ आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी का ही पार्ट है, लेकिन इसमें से हम जब आंसर करते हैं तो वो 14 करते हैं, क्योंकि वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता, कि कानून जब बनाया जाएगा तो उसे इक्वल समझा जाएगा। 16 में क्या है? कि लोक नियोजन, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, लोक नियोजन जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, लोक नियोजन होता है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें समान अवसर मिलेगा, उसमें समान अवसर मिलेगा।
17 की मैं बात करूं तो अभी अभी बता दिया अनटचेबिलिटी को बैन करता है। और 15 क्या है? भेदभाव, कुछ आधारों पर भेदभाव को रोकता है पब्लिक प्लेसेस पर, जैसे कि रोड हो गया, जैसे गार्डन हो गया, जैसे रोड हो गया, गार्डन हो गया, आपका रेस्टोरेंट हो गया, मॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, बेथिंग घाट हो गए, वेल्स हो गए, कुएं हो गए, मतलब जो भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं उन पर भेदभाव नहीं होगा। ये किसको रोकता है? भेदभाव। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, रेस, रीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधारों पर भेदभाव सरकार कहीं पर भी नहीं करेगी, और कोई पर्सन दूसरे पर्सन के साथ में पब्लिक प्लेसेस पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है ना? आ जाओ, नेक्स्ट देखो। एसएससी में मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन ऐसे आया था, जैसा कि एक महिला है, वो मूवी देखने के लिए गई, उसने देखा कि उससे आगे वाली सीट पर उसकी मेड बैठी हुई है, तो उसने मेड को बाहर जाने के लिए कहा। तो वो कौन सा आर्टिकल है जिसने मेड को ये संरक्षण दिया कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप मूवी देखते रहिए? तो वो कौन सा आर्टिकल था? 15वां, पब्लिक प्लेसेस पर भेदभाव को रोकता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो जहां से फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं आर्टिकल 12 में ही है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। किसमें है? 12 में ही है। बाकी 13 में मैंने बता दिया, कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। 14 में इक्वलिटी और 15 में तो भेदभाव। आर्टिकल 15 पर मूवी भी है। बहुत बढ़िया। अगला देखो, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल के तहत, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आपसे कह रहा है कि कौन से आर्टिकल के तहत जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उसके सदस्यों के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओ हो, देखो, आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 33 पावर देता है, शक्ति देता है। किसको देता है शक्ति? पार्लियामेंट। आर्टिकल नंबर 33 पावर देता है, शक्ति देता है। किसको देता है शक्ति? पार्लियामेंट को देता है शक्ति। किस चीज की शक्ति देता है पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट को भाई इस चीज की शक्ति देता है कि जितनी भी, मान लीजिए हमारी जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस हो गई, जैसे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस हो गई, आर्म्ड फोर्सेस हो गई, जैसे कि हमारी पैरा फोर्सेस हो गई, आर्म्ड फोर्सेस हो गई, जैसे कि हमारी पैरा फोर्सेस हो गई, जैसे कि हमारी पुलिस फोर्सेस हो गई, पुलिस फोर्सेस हो गई, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई। इन सभी के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इन सभी के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो आर्टिकल 33 ने पावर दे रखी है पार्लियामेंट को, संसद को, कि इन सभी के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ताकि ये लोग अपनी ड्यूटी का प्रॉपर डिस्चार्ज कर सकें। जैसे मान लीजिए पुलिस के पास पावर है, सारे संगठन बनाने की पावर है, यूपी पुलिस ने संगठन बना लिया, या तो सैलरी को डबल करो वरना तो हम 3 दिन की हड़ताल पर हैं। रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, बैंक यूनियन चला जाता है ना, आज हड़ताल पर है। तो वैसे ही अगर यूपी पुलिस हड़ताल पे चली गई तो तुम क्या इमेजिन करते हो क्या हाल होंगे? 3 दिन के लिए यूपी पुलिस को गायब कर दिया जाए, है ना? कहानी कुछ इसी प्रकार से है। तो ये लोग अपनी ड्यूटी का, अच्छा हाँ, इस ड्यूटी में जाने के लिए आप कहोगे सर ये तो फिर नागरिकों के साथ गलत है। नहीं, इस ड्यूटी में जाने के लिए आपको जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अगर आप इन फोर्सेस को ज्वाइन करते हो तो पहले ही भाई साहब आपसे साइन करा लिया जाएगा कि आपके ये सारे राइट्स इसमें रेस्ट्रिक्ट होंगे। समझ गए बात को? तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है आर्टिकल 33 के तहत। बाकी आर्टिकल पता है, आर्टिकल 19 आपको कितने बेसिक राइट्स देता है? 6 बेसिक राइट्स देता है, बताया था ना। बोलने की एवं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, दूसरा कहीं पर भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा भारत में घूमने की स्वतंत्रता, पांचवा कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता भारत के अंदर, और छठवां किसी भी प्रोफेशन को अपनाने की स्वतंत्रता। 21 तो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, एंड पर्सनल लिबर्टी। और 25 क्या है? धर्म से संबंधित स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, क्रियाकलाप कर सकते हो, उसको ओपनली डिक्लेयर कर सकते हो और दूसरे लोगों को अपने धर्म में जोड़ सकते हो, ये कहता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला देखेंगे जरा, अगला क्या कहता है, देखो। हु इज नोन एज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, निम्न में से किसे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर कहा जाता है? हु इज नोन एज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट को है क्या ऑप्शन में? और नहीं होगा तो जुडिशरी। तो गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। अब आओ एक चीज और देख लो, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में, अब तुम समझोगे गारंटर। देखो, अगर मैं कहूं आर्टिकल नंबर 124 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन आर्टिकल 124 के तहत हुआ था। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पर है? वो दिल्ली में है, ये तो आपको पता है। लेकिन इसकी नींव कब रखी गई थी? प्यारे साथियों, इसकी नींव रखी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। तो इसकी नींव भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत रखी गई थी एज अ फेडरल कोर्ट, एज अ फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट के रूप में, एज अ फेडरल कोर्ट। तो ये पहले फेडरल कोर्ट बना था, जो कि बनकर के तैयार हो गया था 1937 में, और आगे चल करके
28 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के सर्वोच्च न्यायालय कर दिया गया या फिर सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी नींव वो कलकत्ता वाला नहीं है। कलकत्ता वाला तो 1862 में हाई कोर्ट बन गया। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी नींव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत एज अ फेडरल कोर्ट रखी गई थी, जो कि 1937 में बन के तैयार हो गया था, जिसका 28 जनवरी 1950 को नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। समझ गए आप बात को? बहुत बढ़िया, समझ चुके हैं आप बात को। नेक्स्ट देखो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के अवसर की समता बताया था, 16 में है ये तो। 14 में क्या है? राइट टू इक्वलिटी है। 14 में क्या है? राइट टू इक्वलिटी है। 15 में क्या है? भेदभाव को रोकता है। 16 में है लोक नियोजन के अवसर की समता। 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी। 18 में क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। सारे के सारे हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, जो नेक्स्ट देखो 21, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अ पर्सन राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस। वो कौन सा आर्टिकल है जो आपको अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार प्रदान करता है? सीएससी का क्वेश्चन है भाई, ये सिविल सर्विसेज का। आर्टिकल 19 में क्या है भाई? आर्टिकल 19 में तो हम आपको बता चुके हैं 6 बेसिक राइट्स हैं। आर्टिकल 19 में क्या है? आर्टिकल 19 में तो 6 बेसिक राइट्स हैं। आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ है। और जो राइट टू लाइफ है उसी के तहत तो माना जाएगा शादी करने का अधिकार भी, है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21 हो जाएगा। अब हर जगह जाके मत बोल देना। आर्टिकल 29 क्या है? ये तो माइनॉरिटीज के लिए बताया था मैंने आपको। क्या? कि जो माइनॉरिटीज होती हैं उन माइनॉरिटीज के पास अपने कल्चर को कंजर्व करने का, अपने कल्चर के संरक्षण का अधिकार है। माइनॉरिटीज के पास अपने कल्चर के संरक्षण का अधिकार है। 25 वाला तो मैंने क्या बताया? धार्मिक स्वतंत्रता। अभी अभी कई बार बता दिया ये तो, धार्मिक स्वतंत्रता। बताओ सारे के सारे आर्टिकल्स 32 से लेकर के 33 से लेकर के सारे आर्टिकल्स आपके रिवाइज हुए या नहीं हुए? और क्वेश्चंस भी बने उससे आपके? बने नहीं बने? बिल्कुल बने। आ जाओ अगला देखो, अगला क्या कहता है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। अच्छा भाई, राइट टू प्रॉपर्टी पहले कहां पर था? राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। लेकिन आपको पता है देश हित के काम करने में समस्या आ रही थी, तो इसको यहां से उठा करके कहां डाल दिया गया? आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया। कब डाला गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से, 1978 में। अच्छा, जिस समय डाला उस समय किसकी सरकार थी? मोरारजी देसाई। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ही कौन सी थी? मोरारजी देसाई सरकार थी। पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कौन सी थी? वो मोरारजी देसाई सरकार थी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो भैया यहां पर आंसर क्या जाएगा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो ये 42वां आप ऊपर देख रहे हो, ये 42वां, इसके तहत क्या क्या किया गया था? इसके तहत 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 से दो चीजें याद रखो। हैं तो बहुत सारे चेंजेस लेकिन दो आपको याद रखने हैं। एक तो जो मौलिक कर्तव्य थे उनको जोड़ा गया, जो मौलिक कर्तव्य थे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, उनको जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। दूसरा, इससे चेंज किया गया प्रियम्बल में। प्रियम्बल में 3 वर्ड्स को ऐड किया गया, 3 शब्दों को ऐड किया गया। प्रियम्बल में 3 शब्दों को ऐड किया गया। वो कौन कौन से थे? एक तो था भाई आपका सोशलिस्ट, सामाजिक। दूसरा था सेक्युलर। और तीसरा था इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। समझ गए आप बात को? आंसर क्या हो गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। समझ गए आप बात को? बहुत बढ़िया है। Which provision of fundamental rights is directly related to the exploitation of children? Which provision of fundamental rights is directly related to the exploitation of children? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? ये भैया आर्टिकल 23। नहीं 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 नहीं, चिल्ड्रन पूछा है ना, 24 चिल्ड्रन तो बच्चों से तो फिर बाल श्रम हो गया, और बाल श्रम में तो 24 है। 23 में क्या था? मानव तस्करी। मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को बैन करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है। 19 क्या था? 6 बेसिक राइट्स। मैं बार बार पता है क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जितनी बार चीजें आप सुनते हो और देखते हो उतना ही ज्यादा याद होता है ना, पता है ना आपको? जितनी बार चीजें आप देखते हो और सुनते हो उतना ही ज्यादा याद होता है। 17 क्या है? अनटचेबिलिटी को बैन करता है। अस्पृश्यता को, जाति के नाम से संबोधित नहीं करना है आपको, उसको बैन करता है। 24वां प्रश्न देखो,
हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 में कितने बेसिक राइट्स हैं? ये तो सारे के सारे बता दिए मैंने आपको, 6 हैं। दोबारा से देख लो। बोलने की एवं विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, कहीं संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने जाने की स्वतंत्रता भारत में, किसी भी जगह रहने की और किसी भी प्रोफेशन को अपनाने की स्वतंत्रता। ये 6 बेसिक राइट्स हैं। अच्छा, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आर्टिकल 19(1) में आता है। ठीक है, आपसे पूछ लेता फ्रीडम ऑफ प्रेस किस में आता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस ये भी पूछ लेता है आपसे बहुत बार। फ्रीडम ऑफ प्रेस कई बार पूछा गया आर्टिकल है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस वाले लोग क्या करते हैं? अपने विचारों को ही तो व्यक्त करते हैं। प्रेस वाले लोग अपने विचारों को ही तो व्यक्त करते हैं, और विचारों को व्यक्त करना किस में आता है? आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज नंबर 1 में आता है। तो अपने विचारों को व्यक्त करना आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज नंबर 1 में आता है, यही आपका सही उत्तर होता है। नेक्स्ट देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड? राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से। वो भी कौन सा साल? वो भी आपका 2002 में। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम से राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया, और एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, एज अ 11th फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 ए में भी तो जोड़ा गया था। ये बात भी तो हम आपको बताए थे भैया। बताई थी नहीं बताई थी? बिल्कुल बताई थी। चलिए अगला देखिए। 25 तो हो गए और हैं क्या? अच्छा ये लास्ट है। यही तो वो वाला ये अभी अभी बताया था, आर्टिकल नंबर प्रेस वाला कौन सा है? आर्टिकल नंबर 19 है। अच्छा 19 में भी फिर क्लॉज कौन सा है? क्लॉज कौन सा है? आर्टिकल 19 की मैं बात करूं तो इसमें भी क्लॉज नंबर 1 है। ठीक है ना, ये हो गया आपका आर्टिकल्स। अब दो बातें और सुन लो जरा। वो दो बातें कौन कौन सी? इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, तो इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी मींस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सारे के सारे फंडामेंटल राइट से सस्पेंड हो जाते हैं। सारे के सारे फंडामेंटल राइट से सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन कौन कौन से नहीं होते? एक्सेप्ट, ऐसे लिख लो, एक्सेप्ट सस्पेंड हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? आर्टिकल, आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे आर्टिकल्स सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ये मैंने बताया। दूसरी चीज क्या है? फंडामेंटल राइट्स ओनली फॉर सिटीजन्स, ओनली फॉर सिटीजन्स, ओनली फॉर सिटीजन। बाकी सारे किसके हैं? सिटीजन्स प्लस फॉरनर्स के लिए। बाकी सारे तो सिटीजन प्लस फॉरनर्स को क्या बोलते हैं? एलियन। सिटीजन प्लस एलियन दोनों के लिए हैं, लेकिन ओनली फॉर सिटीजन्स कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30। और यहां तो फिर सारे ही हैं, यहां तो फिर सारे ही हैं इनको छोड़ करके। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29 एंड 30 वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ एंड सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। इसके अलावा सारे आर्टिकल्स आपको सभी लोगों को मिलते हैं, भारतीयों को भी और विदेशियों को भी। इसके अलावा फिर भारतीयों और विदेशियों सबको मिलते हैं। समझ गए बात को? ठीक है ना? तो ये थी भाई आपकी फंडामेंटल राइट्स की वीडियो, और कुछ टॉप 25 क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट्स के टॉप 25 क्वेश्चंस ये थे जो कि सीजीएल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें हमने सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज किया। ठीक है ना? बाकी तो ऐसा नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, मिसलिनियस में आएंगे, लेकिन ये डेडिकेटेड टॉपिक हो जाता है आपके लिए। आशा करता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आ रही होंगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर पहले उस वाले टॉपिक को कवर कर लें, तो हम उसको भी कर लेंगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।